कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको लेके चलूँगा आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारा डिस्कशन होगा जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो हम लोग ने एक ऐसी कॉमन वीडियो बना रखी है जो कि आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका नज़रिया ऐसे चेंज हो सकता है या आपका ध्यान इस तरह से केंद्रित हो सकता है ताकि आप ये जान पाएँ कि किस तरह के प्रश्न और किस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी पर आपका ध्यान केंद्रित हो सके। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने ना पाए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक हैं। दूसरा है वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक सचिव रहे हैं। तीसरा कह रहा है वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे। और डी विकल्प कह रहा है उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। एक बार फिर से मैं ऑप्शन आपको रिपीट कर देता हूँ। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक सचिव रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे, और डी विकल्प कह रहा है कि उपरोक्त सभी सही है। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक हैं। क्या ये बात सही है दोस्तों? मैं दोस्तों अगर बात करें वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक हैं तो ये आपकी गलत हो जाएगा। वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक सचिव रहे हैं, ये सही है। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कैसे हो सकता है, क्योंकि ये गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वह है दोस्तों कि वे भारतीय जनसंघ संस्थापकों में से एक हैं। ठीक है, वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक है, तो ये ए विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये विकल्प है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है दोस्तों, फटाफट से बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड डफरिन। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पर अगर बात आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डच सबसे पहले वर्तमान उड़ीसा में किस स्थान पर बसे थे। कलकत्ता में, चिंसूरा में, पिपली में, बालासोर में। तो डच सबसे पहले वर्तमान उड़ीसा में किस स्थान पर बसे थे। कलकत्ता, चिंसूरा, पिपली, बालासोर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो डच सबसे पहले वर्तमान उड़ीसा में जिस स्थान पर बसे थे उस स्थान का नाम है पिपली। क्या नाम है दोस्तों? पिपली उस स्थान का नाम है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहा करता था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था। आपके विकल्प हैं थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, हेनरी मिडिल्टन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों कि जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहा करते थे। विकल्प क्या है? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, हेनरी मिडिल्टन, उपरोक्त में से कोई नहीं।
फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठें और ये देखने का प्रयास करें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? तो पहले दोस्तों जहांगीर की बात करें तो जहांगीर जो है विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान कहता था। किसको कहता था? विलियम हॉकिंस को जो है इंग्लिश खान कहा करते थे जहांगीर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। विलियम हॉकिंस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वराज हा जा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि जो भी तो भी मिला विनाश मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तुम्ही मिला विनाश मराठी में घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? दोस्तों इसका मतलब हो गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इन्होंने किस स्थान पर दिया था? पुणे जेल में, यरवदा जेल में, कोर्ट में, फिर मांडले जेल में। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर बात किया जाए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, तो ये जो घोषणा की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कहाँ की थी? तो ये न्यायालय में यानी कि कोर्ट में की थी। कहाँ की थी दोस्तों? कोर्ट में की थी। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए विकल्प है महात्मा गांधी, बी विकल्प है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी विकल्प है आचार्य विनोबा भावे, और डी विकल्प है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, आचार्य विनोबा भावे ने किया था, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने किया था? दोस्तों फटाफट उत्तर लगाने का प्रयास करें कि महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, आचार्य विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व जिसने किया था वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कंपनी शासन के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? ठीक है दोस्तों, कंपनी शासन के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? आपके विकल्प हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से पढ़िएगा कि कंपनी शासन के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही प्राप्त होंगे जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। हमारा उद्देश्य ही है आपकी सफलता दोस्तों, इसलिए चैनल से जुड़िए। अगर आपको आपका लक्ष्य हासिल करना है तो आप सही मंच पे आए दोस्तों। यहाँ से आप हर रोज़ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। तो कंपनी शासन के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा कंपनी शासन के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को तैयार किया गया था। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों कंपनी शासन के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन पारित किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1856 में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स सुधारों के अनुसार निम्नलिखित में से किस अदालत को आपराधिक मामलों में अपील अदालत के रूप में स्थापित किया गया था? ठीक है दोस्तों, प्रश्न है वारेन हेस्टिंग्स सुधारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अदालत को आपराधिक मामलों में अपील अदालत के रूप में स्थापित किया गया था? विकल्प है सर्किट कोर्ट, प्रांतीय न्यायालय, सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत। तो वारेन हेस्टिंग्स सुधारों के अनुसार निम्नलिखित में से किस अदालत को आपराधिक मामलों में अपील अदालत के रूप में स्थापित किया गया था?
तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है सदर निजामत अदालत। जो सदर निजामत अदालत है इसी को वान हेस्टिंग के अनुसार अपील अदालत के रूप में स्थापित किया गया था। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि क्लाइव के दोहरे प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? क्लाइव के दोहरे प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि इसने ब्रिटिश और नवाब के बीच तत्काल संघर्ष को जन्म दिया था। इससे एंग्लो मराठा संघर्ष हुआ। इसने सत्ता को जिम्मेदारी से अलग कर दिया। बात समझ में दोस्तों? प्रश्न है कि क्लाइव के दोहरे प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इसने ब्रिटिश और नवाब के बीच तत्काल संघर्ष को जन्म दिया था। इससे एंग्लो मराठा संघर्ष हुआ। इसने सत्ता को जिम्मेदारी से अलग कर दिया। तो कौन सा सही है? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, केवल तीसरा, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों? तो दोस्तों क्लाइव के दोहरे प्रशासन के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए, इसने ब्रिटिश और नवाब के बीच तत्काल संघर्ष को क्या कर दिया था? जन्म दिया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इससे एंग्लो मराठा संघर्ष हुआ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसने सत्ता को जिम्मेदारी से अलग कर दिया, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा सही है। तो केवल तीसरा सही है, तो केवल तीसरा आपके सी विकल्प में दे रहा है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फटाफट से उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी। मालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिम प्रांत। और जनरल बंदोबस्त गुजरात। उपरोक्त में से कौन सा सही है? आपको इसका उत्तर देना है। पहला सही, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, केवल चौथा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही है? तो इसका सही उत्तर क्या है? आइए देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी ये सही है। महलबाड़ी जो बंदोबस्त था वो उत्तर पश्चिम प्रांत था, और जनरल बंदोबस्त गुजरात था। तो आपका चारों विकल्प सही है, यानी चारों कथन सही है दोस्तों। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिसे 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था? बस में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? ये 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी जो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट है वो किसके द्वारा, यानी किस न्यायाधीश के द्वारा स्थापित किया गया था? सर एलिजा इम्पे, स्टीफन सीजर ले मैस्त्रे, रॉबर्ट चैम्बर्स, जस्टिस हाइड। कौन से वो न्यायाधीश हैं जिसने 1773 के रेगुलेटरी एक्ट को स्थापित किया था? नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल पहला, दूसरा, पहला और तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिसे 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी जिसके द्वारा 1773 के रेगुलेटरी एक्ट को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, सर एलिजा इम्पे, स्टीफन सीजर ले मैस्त्रे, रॉबर्ट चैम्बर्स और जस्टिस हाइड, ये चारों ही सही हैं। तो ये चारों आपके डी विकल्प में दे रहा है दोस्तों। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख की राशि प्रदान की गई। सेवा में प्रवेश से पहले कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया। नियंत्रण बोर्ड की शक्ति बढ़ाई गई। उन मामलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया जहां ब्रिटिश और भारतीय शामिल थे। तो नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों कि 1813 के जो चार्टर अधिनियम है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख की राशि प्रदान की गई थी। सेवा में प्रवेश से पहले कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया। नियंत्रण बोर्ड की शक्ति बढ़ाई गई। उन मामलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया जहां ब्रिटिश और भारतीय शामिल थे। तो प्यारे दोस्तों, इसमें से जो कथन सही हैं वो कौन से कथन हैं? पहला तो सही है दोस्तों कि शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख की राशि प्रदान की गई। दूसरा गलत हो जाएगा कि सेवा में प्रवेश से पहले
कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया। नियंत्रण बोर्ड की शक्ति बढ़ाई गई, ये सही है। उन मामलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया जहां ब्रिटिश और भारतीय शामिल थे, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। केवल पहला तीसरा सही है। एक मिनट दोस्तों, नियंत्रण बोर्ड नहीं, ये वाला गलत होगा दोस्तों, कि नियंत्रण बोर्ड जो है ये गलत हो जाएगा और आपका ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कि उन मामलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया जहां ब्रिटिश और भारतीय शामिल थे। ठीक है, यानी कि पहला और चौथा सही है। तो पहला चौथा कौन से विकल्प में दे रहा है? ए विकल्प में दे रहा है, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सावंतवाड़ी विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? सावंतवादी विद्रोह या कह लीजिए सावंतवाड़ी विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1884 में, 44 में, 1848 में, 1852 में, 1856 में। सावंतवाड़ी विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो सावंतवादी विद्रोह या सावंतवाड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1844 में। कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1844 में। तो आपका ए विकल्प पे दे रहा है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित 1857 के विद्रोह का आधिकारिक इतिहास है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसका प्रकाशन विभाग, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 1857 के विद्रोह का आधिकारिक इतिहास है? विकल्प है 1857, भारतीय विद्रोह के सिद्धांत, सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? इसका सही विकल्प है 1857। यानी 1857 वो पुस्तक है जिसमें आपका 1857 के विद्रोह का पूरा इतिहास लिखा गया है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के कौन से वायसराय ओवेन मेरेडिथ के उपनाम से कविताएं लिखते थे? भारत के कौन से वायसराय हैं जो ओवेन मेरेडिथ के उपनाम से कविताएं लिखते थे? विकल्प है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से वायसराय हैं जो ओवेन मेरेडिथ के उपनाम से कविताएं लिखते थे? आपके विकल्प हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। तो दोस्तों लॉर्ड लिटन जो हैं ये ऐसे वायसराय थे भारत के जो ओवेन मेरेडिथ के उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल को शानदार विफलता कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल को शानदार विफलता कहा जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल को शानदार विफलता कहा जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो कौन से वायसराय हैं दोस्तों? दोस्तों लॉर्ड मेयो एक ऐसे वायसराय हैं जिनके कार्यकाल को शानदार विफलता कहा गया। दोस्तों बात समझ में आ रही है? लॉर्ड मेयो ऐसे वायसराय हैं जिनके कार्यकाल को शानदार विफलता कहा गया है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुई थी? पहला कह रहा है कि सूरत कांग्रेस का विभाजन हुआ था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन किया गया था, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की आधारशिला रखी गई थी। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी घटना है जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुई थी? तो जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय कह लीजिए दोस्तों, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो सूरत कांग्रेस का विभाजन हुआ था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन, तो ये गलत हो जाएगा, विक्टोरिया हॉल की जो आधारशिला रखी गई थी तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है दोस्तों? तो पहला और दूसरा कौन से ऑप्शन में दे रहा है? तो ए विकल्प पे दे रहा है।
तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख। अगला प्रश्न क्या है कि जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी तब वायसराय कौन था। ठीक है दोस्तों, जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई तो उस समय वायसराय कौन था। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सा वायसराय था दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। दोस्तों, जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई उस समय वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग वो व्यक्ति हैं जो कि जब भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई तो उस समय ये वायसराय थे। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था। विकल्प है 1901 में, 1905 में, 1910 में या फिर 1915 में। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत निम्नलिखित में से किस वर्ष में बनाया गया था। 1901 में, 1905 में, 1910 में या फिर 1915 में। बात समझ में आ रही है दोस्तों, तो फटाफट से उत्तर दीजिए। दोस्तों, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जिस वर्ष बनाया गया था वो वर्ष कौन सा था दोस्तों, तो वो वर्ष है 1901। कौन सा वर्ष है वो, तो वो वर्ष है 1901। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। विकल्प है मदन मोहन मालवीय, आर.सी. दत्त, विपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। दोस्तों, आर.सी. दत्त एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। याद रखिएगा आर.सी. दत्त को। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक किसको माना जाता है, तो आर.सी. दत्त को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है। प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही जवाब है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम द्वारा परिवर्तन किए गए थे। यानी कि भारत की अच्छी सरकार के लिए किस अधिनियम के द्वारा परिवर्तन किए गए थे। ठीक है दोस्तों, भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के द्वारा कौन सा परिवर्तन किया गया था, माफ़ कीजिएगा, ये प्रश्न है कि भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के द्वारा क्या परिवर्तन किए गए थे। भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव के नए कार्यकाल की स्थापना की गई। बोर्ड में पर्याप्त परिवर्तन किए, कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, बोर्ड में पर्याप्त परिवर्तन किए गए जैसे कि कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स। तो दोस्तों, इसमें से भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। सही है। भारत के राज्य सचिव के लिए नए कार्यकाल की स्थापना की गई। बोर्ड में पर्याप्त परिवर्तन किए जैसे कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा तो ये आपके डी विकल्प में दे रहा है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत करी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत करी थी। तो विकल्प कौन सा सही होगा, बी विकल्प, क्योंकि बी ही विकल्प में दे रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935। याद रखिएगा दोस्तों, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
तो हमें पता क्या चला दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है और भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1909 ये तीनों इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इससे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 101% पूछे ही जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था, जिसके तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था या अधिनियम प्रदान किया गया था, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज़ ने पहली कमर्शियल उड़ान भरी थी। क्या उड़ान किन दो स्थानों के बीच भरी गई थी? मुंबई से पुणे, इलाहाबाद से नैनी, आगरा से दिल्ली, मुंबई से नासिक। तो दोस्तों 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज़ ने पहली जो कमर्शियल उड़ान भरी थी, ये उड़ान किन दो स्थानों के बीच भरी गई थी? तो ये भरी गई थी दोस्तों इलाहाबाद से नैनी 1911 में भरी गई थी, इलाहाबाद से नैनी। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? श्री राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लेमेंट एटली, राजेंद्र प्रसाद। भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। कभी भी संघर्ष और मेहनत से पीछे नहीं भागना है दोस्तों। आप अपने मेहनत में आगे चलते रहें, प्रयासरत रहें, हर तरह से प्रयास करते रहें दोस्तों, क्योंकि वक्त समय एक जैसा कभी नहीं होता। अगर रात है तो प्यारे दोस्तों सुबह ज़रूर होगी। तो आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे इतना जल्दी आपको सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय पर शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।